Some people dream of success while others wake up and work hard at it. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुभाष छानी बड़ी आप सभी का ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट भादरा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों ये जो कोट मोटिवेशनल कोट मैंने पढ़ा कि कुछ लोग हैं जो केवल सपना देखते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जी जान से जुट जाते हैं और अंततः जीवन में सफल हो जाते हैं। कल हमारा टॉपिक चल रहा था बल और गति। बल और गति के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज भी हम इस टॉपिक के अंदर जो महत्वपूर्ण बल है हमारा घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा न्यूटन्स मोशन के जो नियम है, 3 नियम है, न्यूटन की गति के जो 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा संवेग और आवेग को आज हम इस क्लास के अंदर परिभाषित करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और हमारा पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है गति के नियम। जी हाँ दोस्तों, गति के नियम। और गति के नियम देने वाले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, हमारा न्यूटन है। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? न्यूटन। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति के नियम और 3 नियमों की हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इन्होंने ये जो नियम दिया, ये इनका जो नियम जो था वो 687 ईस्वी के अंदर इनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपिया, इनमें ये प्रकाशित हुआ, यानी कि अभिलेखित हुआ। तो ये भी आप जो है कंपटीशन के लिहाज से याद रख सकते हैं। कब प्रतिपादित किया गया है? 1687 के अंदर प्रतिपादित किया गया है। और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। इस पुस्तक के अंदर इनको अभिलेखित किया गया है, यानी कि प्रतिपादित किया गया है। चलिए हम एक एक करके नियम पढ़ते हैं। दोस्तों, पहला जो नियम है न्यूटन की गति का, उस नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है, यानी कि इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सभी नाम आप याद रखेंगे। कई बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, या न्यूटन की गति का कौन सा नियम गैलीलियो का नियम कहलाता है। तो अब हमारा साधारण सा उत्तर है, कौन सा नियम कहलाता है? प्रथम नियम कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। अब ये नियम क्या है? कल हमने जड़त्व के बारे में विस्तार से पढ़ा कि जड़त्व क्या होता है, कि कोई वस्तु अपनी जिस स्थिति के अंदर है उसी स्थिति के अंदर बने रहने का प्रयास करती है। और ये गुण जो है, मानव का भी ये स्वभाव है कि वो जिस स्थिति के अंदर है वो उसी स्थिति के अंदर बने रहने का प्रयास करता है, यानी अपने जीवन में बदलाव से वो डरता है। और ये बदलाव से जो व्यक्ति डरता है वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। यानी जो कंफर्ट जोन से बाहर व्यक्ति निकल जाता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से उसको अपने जीवन में सफलता मिलती है। तो व्यक्ति के अंदर जड़त्व का गुण नहीं होना चाहिए, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहना चाहिए। कल हमने जड़त्व के बारे में विस्तार से पढ़ा। जड़त्व कितने तरह का होता है? हमने पढ़ा कि 3 तरह का होता है। एक विरामावस्था का जड़त्व, एक गति अवस्था का जड़त्व, और एक हमने पढ़ा दिशा का जड़त्व। अब न्यूटन की गति का प्रथम नियम दोस्तों क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। इसी प्रकार से कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। इसी प्रकार कोई वस्तु किसी एक विशेष दिशा के अंदर गतिमान है तो वह उसी दिशा में बने रहने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। तो ये 3 तरह के मुख्य रूप से जड़त्व जो है, विरामावस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, इसको हम परिभाषित यहाँ पर विशेष रूप से करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें। ये वीडियो जो है हमारा आपके जो कोचिंग का ऐप है, डिजिटल जो ऐप है ग्लोबल कोचिंग भादरा,
उस पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा और वहाँ पर आपको जो है विस्तार से जो है इसके बारे में और भी पढ़ाया जाएगा और बाकी जितने भी हमारे जनरल साइंस के टॉपिक है वो सभी टॉपिक वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको व्यवहारिक रूप में। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विश्राम अवस्था में ही रहेगी। यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए। यही बात हमने करी। कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में अगर बने रहने का प्रयास करती है तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है दोस्तों? जड़त्व कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जैसे इसके दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण है। जैसे गतिमान बस से कूदने वाला यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम बस के साथ गतिमान होते हैं। जैसे बस जिस वेग से जा रही है उसी वेग से हमारे अपनी जो है हमारी भी गति हो रही है। लेकिन जैसे ही हम बस से नीचे कूदते हैं तो हमारे पाँव जो है जमीन को टच करेंगे तो शरीर का नीचे का भाग जमीन से टच करने के कारण वहीं रुक जाएगा, लेकिन ऊपर का जो भाग है वो गतिमान बने रहने का क्या करता है? प्रयास करता है और इस अवस्था के अंदर हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये क्या है? हमारा विराम गति का जड़त्व है। क्योंकि हम पहले गतिमान थे और बाद में भी हम गतिमान रहने का प्रयास करते हैं बस के साथ, इस वजह से हमें आगे की ओर गिर जाते हैं। इसको कहते हैं हम गति का जड़त्व। तो गतिमान बस से कूदने वाला यात्री आगे की ओर इस वजह से गिर जाता है। और दोस्तों इसमें आपको सावधानी भी रखनी है। आप लोग अगर ट्रेन से बस से चलती, पहली बात तो चलती ट्रेन से बस से आपको कूदना नहीं है, और फिर भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आपको क्या करना है कि उसके साथ थोड़ी देर दौड़ना पड़ेगा। बस के साथ थोड़ी दूर दौड़ना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप रुकते हो तो आपके गिरने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा जब कोई व्यक्ति बस चलती बस से नीचे उतरता है तो उसके साथ साथ थोड़ा सा वो दौड़ लगाता है जिस वजह से वो गिर नहीं पाता, क्योंकि ऊपर का शरीर जो होता है वो गतिमान पहले से होता है और उसको कुछ देरी के लिए और गतिमान हमें रखना पड़ता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और है। यदि किसी टेबल के कपड़े के ऊपर बर्तन रखे हैं और हम टेबल के कपड़े को अचानक से खींचते हैं तो बर्तन टेबल पर रह जाते हैं और कपड़ा टेबल से अलग हो जाता है। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो किसका है? विरामावस्था का जड़त्व है। जी हाँ दोस्तों, किसका जड़त्व है? विरामावस्था का जड़त्व है। इसको हम बस वाले उदाहरण से भी समझ सकते हैं। पहले हम बस वाले उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आप बस के अंदर या ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और अचानक से बस या ट्रेन चल पड़े तो क्या होगा? आपको पीछे की ओर क्या लगता है? झटका लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों ये है कि आपका शरीर विरामावस्था में है। जैसे ही बस या ट्रेन चलना प्रारंभ करेगी तो आपका शरीर का वह भाग जो बस के संपर्क में है वो भी बस के साथ गतिमान होना प्रारंभ कर देगा, लेकिन ऊपर का भाग जो जड़त्व के कारण विरामावस्था में है उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करेगा। तो नीचे का भाग आगे निकलेगा और पीछे का ऊपर का जो भाग है वो पीछे की ओर हमें झटका महसूस होता है। इसको कहते हैं हम विरामावस्था का जड़त्व। ये जो उदाहरण हमने लिया है कि अगर हम एक टेबल के ऊपर कपड़ा रख दें और उसके ऊपर कोई वस्तु रख दें और कपड़े को झटके के साथ जब हम खींचते अचानक खींचते हैं तो वो कपड़े के साथ नहीं आता है, जबकि वो टेबल के ऊपर ही रह जाता है। और इसका मुख्य कारण ये क्या है कि जो बर्तन या कोई भी वस्तु हमने ली है वो विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है और इस कारण से वो टेबल के ऊपर रह जाती है। इसी प्रकार दोस्तों आपने बेर बहुत खाए होंगे और आपने डाली को हिला करके उनको नीचे गिराए होंगे। तो इसका कारण क्या है? जब हम डाली को हिलाते हैं तो जो फल जो पेड़ के ऊपर लगा होता है वो विरामावस्था के कारण यानी जड़त्व के गुण के कारण अपनी पोजीशन में बने रहने का प्रयास करता है और टहनी जब गति करती है तो उससे क्या हो जाता है? वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार के और भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कोई कंबल से धूल आपको हटानी है तो आप डंडे की चोट से कंबल पर प्रहार करते हैं। जैसे ही आप डंडे की चोट से कंबल पर प्रहार करते हैं तो आपके प्रहार से कंबल तो क्या करेगा? गति करने लगेगा और कंबल के अंदर जो छोटे छोटे धूल के कण हैं
वो अपनी विरामावस्था के कारण, विरामावस्था के जड़त्व के कारण उसी स्थान पर बने रहने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो कम्बल से अलग हो जाते हैं। ये जो अभी हमने 2-3 उदाहरण देखे, ये सब उदाहरण किसके, हमारे विरामावस्था के जड़त्व के हैं। इसके अलावा हम दिशा के जड़त्वों की भी बात कर सकते हैं। जैसे हम किसी गाड़ी के अंदर बैठे हों या बस के अंदर बैठे हों और अचानक से एक तिरो मोड़ आ जाए, घुमावदार अचानक से मोड़ आ जाए, तो क्या होता है, हमें बाहर की ओर झटका लगता है। बाहर की ओर क्या लगता है, हमें झटका लगता है। जैसे कोई गाड़ी जो है वो इस दिशा के अंदर जा रही है और अचानक से क्या आ जाए, उसमें मोड़ आ जाए। ये मान लो यहाँ पर कोई गाड़ी है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जैसे ही गाड़ी आएगी तो गाड़ी तो जो है वो तो मुड़ जाती है, मोड़ पर मुड़ जाती है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो उसी दिशा में जाने का प्रयास करता है। इस कारण से हमें क्या लगता है दोस्तों, बाहर की ओर झटका लगता है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है, बाहर की ओर क्या लगता है, झटका महसूस होता है, क्योंकि हम क्या है, उसी दिशा में बने रहने का प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं, उसी दिशा में बने रहने का प्रयास करते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो इस ऊपर का जो भाग है वो उस दिशा में जाने का प्रयास करेगा, जबकि नीचे का जो भाग जो गाड़ी के संपर्क में है वो जो है गाड़ी के साथ मुड़ जाएगा, लेकिन ऊपर का जो भाग है वो उसी दिशा में जाने का प्रयास करता है। इस वजह से हमें क्या लगता है दोस्तों, बाहर की ओर झटका महसूस होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि इस वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। यदि खिड़की खुली हुई है और किसी मोड़ से आप मुड़ते हैं तो आपको जैसे बाहर की ओर झटका लगता है, तो आप बाहर की ओर गिर भी सकते हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। नियम क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगाए, किसी वस्तु पर बल लगाए, तो वो बल जो है वो किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं अपन। हमने कहा कि कोई भी हम बल लगाएंगे, कोई भी हम क्या लगाएंगे भाई, बल लगाएंगे, कोई भी हम बल लगाएंगे किसी वस्तु के ऊपर, यानी एफ फोर्स जब हम लगाएंगे तो एफ फोर्स जो होता है वो किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब देखो संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको हम क्या लिखते हैं भाई, dp बाई dt। और संवेग अपने को दोस्तों पता है कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। संवेग कैसी होती है हमारी, सदिश राशि होती है। अच्छा, संवेग किसको कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, संवेग जो होता है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को हम p के द्वारा दर्शाते हैं, द्रव्यमान यानी m और वेग क्या हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा। तो संवेग का मान किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग के बराबर होता है। दोस्तों थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी एसआई पद्धति के अंदर संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब न्यूटन की गति के दूसरे नियम की हम व्याख्या करते हैं। दोबारा से देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो आरोपित जो बल होता है, बल एफ सदिश जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटा दूं तो हम यहाँ पर कोई नियतांक मान लेते हैं के। जैसे आपने छोटी कक्षाओं के अंदर भी किया होगा, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, और यहाँ पर हमने नियतांक क्या मान लिया, के मान लिया, और ये आ गया आपका dp बाई dt। क्या आ गया भाई, dp बाई dt।
एसआई पद्धति के अंदर इसको हम आसान भाषा में समझने के लिए एक बार हम के का जो मान है एसआई पद्धति के अंदर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ताकि इसको हम आसान तरीके से समझ सके। देखिए एफ बराबर क्या हो गया आपका dp बाई dt, क्या हो गया dp बाई dt। और अभी अभी हमने बात करी कि संवेग जो होता है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं मान रख दूं तो ये आएगा mv, किसके बराबर आएगा, mv बाई dt। अब देखो द्रव्यमान जो होता है वो आपको पता है कि अदिश राशि होती है, एक कांस्टेंट राशि होती है, उसके मान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। तो m को मैं बाहर लिख लूं, m को अगर मैं बाहर लिख लूं तो ये बनेगा m dv बाई dt। क्या बनेगा, m dv बाई dt। m क्या हमारा कांस्टेंट है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या हमारा नियतांक है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन यहाँ नहीं हो रहा है। अगर मैं f के बराबर लिखूं तो ये आएगा m, और ये क्या बन गया हमारा वेग में परिवर्तन की दर। और दोस्तों आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन की दर है उसको क्या कहते हैं अपन, त्वरण कहते हैं। तो मैं dv बाई dt की जगह क्या लिख सकता हूँ, a सदिश लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें बल का मात्रक प्राप्त होता है, बल किसके बराबर हो गया, द्रव्यमान गुणा त्वरण। किसके बराबर हो गया भाई, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम बल का मात्रक भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर बल को और अच्छे ढंग से परिभाषित किया था। जो बल होता है वो किसके बराबर होता है भाई, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। अब आपको पता है कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम 1 न्यूटन बल की परिभाषा निकाल सकते हैं, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है इसको हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बल क्या हुआ, 1 न्यूटन बल का मान वह मान है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे। आपको याद रखना 1 न्यूटन बल क्या है, 1 न्यूटन बल, 1 न्यूटन बल बल का वह मान है, बल का क्या है, वह मान है जो कि 1 किलोग्राम की वस्तु में, जो कि 1 किलोग्राम, जो कि 1 किलोग्राम की वस्तु में, 1 किलोग्राम की वस्तु में क्या कर दे, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। क्या कर दे भाई, त्वरण उत्पन्न कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 1 न्यूटन बल कहते हैं। न्यूटन जो मात्रक है वो हमारा एसआई पद्धति में होता है। अगर हम सीजीएस पद्धति के अंदर बात करें तो 1 न्यूटन का जो मान होगा, यहाँ पर आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है हमारा 1000 ग्राम, और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं मैं 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ पर रखें हम 1000 और यहाँ पर रख दे 100, तो ये बन गया 10 की पावर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन जाता है। तो इसको बोलते हैं हम डाइन, क्या बोलते हैं, डाइन। और 1 न्यूटन बल का मान किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। इसको हम पहले भी ड्राइव कर सकते हैं, पहले भी ड्राइव हमने इसको किया है। चलिए दोस्तों अब हम पीछे की ओर चलते हैं, जहां से हमने न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है शुरू किया था। दोबारा से पढ़ लेते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाता है तो उस बल का मान उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कुल मिलाकर के न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम क्या प्राप्त करते हैं,
बल का मान यानी कि बल का मात्रक प्राप्त करते हैं। और बल का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। और न्यूटन और डाइन के बीच का संबंध जो होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। 1 न्यूटन बल का मान किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे तीव्र गति से आने वाली क्रिकेट गेंद से दर्शकों को चोट लग जाती है क्योंकि वेग की अधिकता त्वरण को भी बढ़ा देती है, त्वरण को भी बढ़ा देती है। इसको समझने का प्रयास करें। देखिए कोई भी खिलाड़ी है क्रिकेट के अंदर, आपने देखा होगा जब वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर लेकर के जाता है। इसका कारण क्या है, अभी हमने बात करी कि बल F जो होता है वो समानुपाती होता है dp बाई dt के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, समानुपाती होता है dp बाई dt के। यानी F जो होता है, F का जो मान होता है वो m को मैं बाहर लिख लेता हूँ, m को हम बाहर लेते हैं। m तो क्या है हमारा, कांस्टेंट है, यानी कि ये आ गया dv बाई dt। वहां पर हमने समानुपाती का चिन्ह हटा करके k लगाए और k का मान हमने 1 ले लिया। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप देखिए क्या है कि बॉल जो है उसका द्रव्यमान तो निश्चित है, बॉल जो है उसका द्रव्यमान तो निश्चित है, उसका द्रव्यमान तो हम कम नहीं कर सकते। जब बॉल हमारी ओर आ रही है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, समय को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इस समय को बढ़ा देंगे। थोड़ा सा जब हम समय बढ़ा देंगे तो उसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेग जो है वो क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। और वेग कम होने पर हमारे हाथों पर जो बल लगेगा वो भी हमें क्या लगेगा, कम महसूस होगा, और जिसकी वजह से हमें चोट नहीं लगेगी, जिसकी वजह से हमें चोट नहीं लगेगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, समय का मान थोड़ा बढ़ा देते हैं। और समय का मान आपको पता है, ये राशि बढ़ेगी तो एफ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एफ का मान कम हो जाएगा तो हमारे हाथों पर चोट जो है वो कम लगेगी या नहीं के बराबर लगेगी। इसके दैनिक जीवन में और भी उदाहरण है। ऊंची कूद खेलते समय एथलीट रेतीले धरातल या कोमल सतह पर गिरता है तो एथलीट को चोट नहीं लगती क्योंकि गिरने के समय में वर्दी हो जाती है। गिरने के समय में क्या हो जाती है, वर्दी। अगर आप किसी ऊंचाई से गिरते हो, जैसे आप 1-2 मंजिल से अगर सड़क पर या जमीन पर कूदते हो तो आपको चोट लगेगी क्योंकि आप सीधे जमीन के टच में आएंगे। लेकिन अगर आप जैसे मान लो किसी पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, उसमें जब आप कूदते हो तो आपका कूदने का जो समय है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समय का मान जब बढ़ जाएगा, यहाँ पर हमने देखा कि जब समय का मान बढ़ जाता है, टी का मान बढ़ जाता है तो बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि पानी में जब हम कूदते हैं तो हमें चोट नहीं लग पाती है या बहुत कम लग पाती होंगी। इस वजह से हम ऊंचाई से सीधे जल के अंदर कूद जाते हैं। बहुत से बच्चे जो है पुल से जो है पानी के अंदर कूद जाते हैं, काफी ऊंचाई से कूद जाते हैं, फिर भी उनको चोट नहीं लगती है। तो इसका कारण यही है। इसके अलावा देखो, ये हमने बात करी कि क्रिकेट के कैच पकड़ते समय खिलाड़ी हाथों को पीछे की ओर खींचता है। इसका कारण भी यही है कि जैसे वो बॉल आएगी तो क्या होगा, वो थोड़ा सा समय उसका बढ़ा देगा। समय बढ़ा देगा तो वेग नियंत्रित हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस कारण से बल का मान कम हो जाएगा। और बल का मान कम होने के कारण उसको चोट नहीं लगती है। जी हाँ, चोट नहीं लगती है। तो ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम के कुछ उदाहरण हैं, आपको इनको समझना होगा। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि न्यूटन की गति का दूसरा जो नियम है उससे हमें बल का मान यानी कि बल का मात्रक प्राप्त होता है, या हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल को परिभाषित कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। क्या है हमारा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। और संवेग किसके बराबर होता है भाई, संवेग किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग। किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग, द्रव्यमान गुणा में वेग। यानी ये कुल मिलाकर के किस पर डिपेंड कर रहा है,
संवेग किस पर डिपेंड कर रहा है? वेग पर डिपेंड कर रहा है। द्रव्यमान तो वस्तु का क्या है? निश्चित है। ये हमारा था न्यूटन की गति का दूसरा नियम। जी हाँ, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब हम बात करते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम की। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, और इसका अन्य जो नाम मिलता है हमें, वो मिलता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या जिसको कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो उतनी ही मात्रा का बल जो है उस वस्तु पर लगाया जाता है। बल का जो मान है वो समान होता है, लेकिन बल की जो दिशा होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है। देखो, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रत्येक क्रिया के बराबर, और प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। जी हाँ, मान लो फेंकेंगे, थाप मार दो तो आग लो भी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या करेगा? आपको भी एक थप्पड़ लगाएगा। तो क्या हो रहा है? वो उतने ही बल का मान आप पर आरोपित कर रहा है, लेकिन उसकी दिशा क्या है? विपरीत है। दिशा क्या है? विपरीत है। आप इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे देखो, रेत पर चलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि पैरों के बल के कारण रेत पीछे की ओर विस्थापित हो जाती है। जब आप टीबड़ा का मां चला तो चलने में अपना ने थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। वो कारण क्या है कि प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हमारे पांव पर बल नहीं लग पाता। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं तो हम क्या करते हैं? जब चलते समय अपने पांव से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, और जमीन हमें आगे की ओर धकेलती है। इस कारण से हम सड़क पर आसानी से चल पाते हैं। दूसरा कारण घर्षण तो है ही, घर्षण की वजह से भी हम सड़क पर आसानी से चल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार क्या है कि जब हम सड़क पर चलेंगे तो हमारे पांव जमीन को पीछे की ओर धकेलेंगे, यानी जमीन पर क्रिया लगाएंगे, और प्रतिक्रिया स्वरूप जमीन जो है वो हमें आगे की ओर धकेलती है। प्रतिक्रिया स्वरूप जमीन हमें आगे की ओर धकेलती है। तो इसी नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और आपको पता है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत क्रिया होती है। अच्छा, यहाँ पर जो बल लगेगा, जितना बल हम पृथ्वी के ऊपर लगा रहे हैं, जमीन पर लगा रहे हैं, जमीन भी उतना ही बल हम पर लगाएगी, और जिस कारण से वो हमें आगे की ओर धकेलती है और हम आसानी से चल पाते हैं। जबकि रेत वाली जो जगह है, जैसे कोई रेगिस्तान में हम गए, वहां पर हम रेत में आसानी से नहीं चल पाते, क्योंकि हमारे पाँव जो है वो जमीन को धकेलने के साथ साथ क्या करेंगे? वो मिट्टी जो है पाँव के नीचे की उसको भी पीछे की ओर धकेल देंगे, जिस कारण से प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे ऊपर बल नहीं लग पाता, और इस कारण से हमें चलने में कठिनाई होती है। जबकि आपको पता है रेगिस्तान के अंदर ऊंट जो होते हैं, वो जो है काफी आसानी से चल पाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को कम विस्थापित कर पाते हैं, और फलस्वरूप जमीन उनके पाँव पर अधिक जो है बल लगाती है, अधिक बल लगाती है, क्योंकि उनके नीचे पाँव जो होता है, वो पाँव जो होता है, नीचे का भाग जो होता है वो काफी चौड़ा होता है, उसका जो सरफेस है, एरिया जो है वो काफी ज्यादा होता है। इस कारण से वो ज्यादा मिट्टी को नहीं धकेल पाती है, और इस कारण से उसके पाँव पर प्रतिक्रिया स्वरूप बल आसानी से लग पाता है, और ऊंट आसानी से रेगिस्तान के अंदर चल पाता है। इसके और उदाहरण देखिए, तैराकी के दौरान तैराक के हाथों द्वारा पानी पर लगाया गया बल जितना होता है, उतना ही मात्रा में पानी भी तैराक पर बल लगाता है। इस कारण से तैरने में क्या होती है? आसानी होती है। जैसे कोई तैराक है तो वो क्या करेगा? अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलेगा। अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलेगा, ये तो हो गई क्रिया। और पानी व्यक्ति को आगे की ओर धकेलेगा उतने ही बल के परिमाण से, ये हो गई प्रतिक्रिया। तो दोनों की दिशा विपरीत होगी। हमारे हाथ जो है वो पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, और पानी हमें आगे की ओर धकेलता है। तो क्रिया के स्वरूप क्या लग रहा है? प्रतिक्रिया बल लग रहा है, जो परिमाण में तो क्या होंगे? बराबर, लेकिन दिशा में क्या होंगे? विपरीत होंगे। इसी प्रकार से आपने नाव चलाते समय भी देखा होगा, नाविक जो होता है वो पतवार की सहायता से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, पानी को पीछे की ओर धकेलता है, और पानी प्रतिक्रिया स्वरूप नाव को आगे की ओर धकेलता है। तो परिमाण में ये बल बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिशा में क्या होते हैं?
विपरीत होते हैं। ये बात हमने करी कि ठोस भूमि पर चलना आसान होता है क्योंकि पैरों द्वारा ठोस भूमि पर व ठोस भूमि द्वारा पैरों पर विपरीत बल लगता है। इसके कुछ और उदाहरण भी हम देख सकते हैं, शायद यहाँ लिखे भी होंगे, नहीं है, हम बात कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, बंदूक से जब हम गोली दागते हैं, बंदूक से गोली का दागना, गोली का दागना, बंदूक से गोली का दागना। जब हम बंदूक से गोली दागते हैं तो गोली जब है आगे की ओर गति करती है तो बंदूक किसकी ओर, पीछे की ओर गति करती है। इसका कारण क्या है कि गोली जो होती है, बंदूक की जो गोली होती है, उस पर आगे की ओर बल लगता है तो बंदूक पर पीछे की ओर बल लगता है। इस कारण से हम चोट से बचने के लिए बंदूक जो को है वो यहाँ पर कस करके पकड़ लेते हैं ताकि चोट कम लगे। तो गोली पर क्रिया स्वरूप आगे की ओर बल लगेगा और बंदूक पर प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की ओर बल लगेगा, जो परिमाण में दोनों बराबर होंगे लेकिन दिशा में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। इसी प्रकार से अगर कोई गुब्बारा है, हवा से भरकर को उसको छोड़ दें तो क्या होगा भाई, गुब्बारा ऊपर की ओर गति करेगा और इसमें जो हवा भरी हुई है वो नीचे की ओर गति करेगी, तो दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। इसी प्रकार से ये सिद्धांत जो है वो रॉकेट के प्रक्षेपण से भी, रॉकेट के प्रक्षेपण पर भी लागू होता है। जब रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं तो उससे तिरो मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकलते हैं, गैस वगैरह बाहर निकलती है। जिस गति स्पीड से जो पीछे की ओर बल लगता है उसी स्पीड से, उसी गति से उतनी परिमाण का बल रॉकेट पर लगेगा, जिसके कारण से उसको हम आसमान में धकेल सकते हैं। तो रॉकेट का प्रक्षेपण भी एक सर्वोत्तम उदाहरण है क्रिया प्रतिक्रिया नियम का, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का। तो ये हमारे न्यूटन की गति के 3 नियम थे। प्रथम नियम जिसको कहा जाता है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम जिसको कहा जाता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, चलिए देखते हैं। यदि दो या दो से अधिक पिंडों का निकाय पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं हो तो रेखीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। और इसी को क्या कहा जाता है, रेखीय संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय संरक्षण का सिद्धांत। इसके जो हमने उदाहरण देखे, जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण, जेट हवाई जहाज का इंजन, नाव से किनारे की तरफ कूदना आदि, ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल से। देखिए, संवेग जो होता है, अभी हमने बात करी, संवेग जो होता है वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और गुणा में किसके बराबर होता है? वेग के बराबर होता है। ये अभी हमने पढ़ा। P जो होता है वो M और V के बराबर होता है। V सदिश राशि है, संवेग भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। दोनों कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब देखो, न्यूटन की गति के दूसरे नियम में हमने क्या पढ़ा कि जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो वो बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं dp बाई dt, dp बाई dt। p क्या है हमारा? p क्या है हमारा? सदिश है। p क्या है हमारा? सदिश है। अब यहां से हमने ये समानुपाती का चिन्ह हटाया और उसकी जगह हमने k लगाया। क्या लगाया? k लगाया, तो ये बन गया हमारा dp बटा dt। क्या बन गया? dp बटा dt। और k की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम? 1 ले लेते हैं। k की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया? ये अपना बन गया दोस्तों f बराबर dp बाई dt। f बराबर क्या बन गया? dp बाई dt। अब हम पिछली स्लाइड पर दोबारा चलते हैं। क्या कह रहा है कि कोई बाहरी बल आरोपित नहीं हो,
कोई बाहरी बल आरोपित नहीं है किसी वस्तु के ऊपर, तो रेखीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमने कहा कोई बाहरी बल नहीं है, कोई बाहरी बल नहीं कार्य कर रहा है, कोई बाहरी बल नहीं कार्य कर रहा है, नहीं कार्य कर रहा है, नहीं कार्य कर रहा है, यानी कि f का मान क्या ले लें अपन, 0 ले लें। f का मान क्या ले लें, यहाँ पर 0 ले लें। तो ये देखो इससे समीकरण से dp बाई dt का मान क्या हो गया भाई, 0। तो यहाँ से p की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और इसका मतलब है यहाँ पर संवेग क्या है, संरक्षित है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है तो उस अवस्था के अंदर रेखीय जो संवेग है वो कैसा बना रहता है, हमारा नियत बना रहता है। यही क्या कहलाता है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम से भी हम इसको देख सकते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा जो नियम है वो हमारा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, हम किसको पढ़ रहे हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। किसको पढ़ रहे हैं भाई, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हम यहाँ पढ़ रहे हैं और इसको हम प्रूफ करेंगे किसके द्वारा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसके द्वारा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के द्वारा हम इसको देखने वाले हैं। दोस्तों अपने पास दो वस्तुएं हम ले लेते हैं। ये ए कोई वस्तु है और ये कोई बी वस्तु है। मान लो ये इस दिशा में जा रही है और ये भी इस दिशा के अंदर जा रही है। दो वस्तुएं हैं ए और बी। इसका द्रव्यमान हम एम ए ले लेते हैं और इसका द्रव्यमान हम एम बी ले लेते हैं। और इनका जो प्रारंभिक वेग है वो हम मान लेते हैं कि यू ए और ये क्या है, यू बी है। और यू ए का मान क्या है, यू बी से ज़्यादा है, यानी कि दूसरी बोल से, बेल नहीं, बोल से क्या है, ज़्यादा है। अब दोनों एक ही दिशा के अंदर ये क्या कर रही है, गति कर रही है। दोनों क्या कर रही है दोस्तों, एक ही दिशा के अंदर गति कर रही है। इस बोल का वेग क्या है, ज़्यादा है। तो आपको पता है कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। क्या हो जाएंगी, टकरा जाएगी। कुछ समय बाद में क्या जाएगी, टकरा जाएंगी। ये ए बॉल है और ये क्या है, बी बॉल है। कुछ समय बाद जब टकराएगी तो ये एक दूसरे पर क्या लगाएगी, प्रतिक्रिया स्वरूप बल लगाएगी। ए जो बॉल है वो बी पर बल लगाएगी। इसको हम एफ ए बी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एफ ए बी। और बी जो बॉल है वो ए पर बल लगाएगी। इसको हम लिख लेते हैं एफ बी। तो यहाँ ये क्या शो कर रहा है कि ए बी पर बल लगा रही है और ये क्या शो कर रहा है, बी ए पर बल लगा रही है। हमने कहा कि ये जो बल का मान होता है वो परिमाण में समान होता है लेकिन दिशा में कैसा होता है, विपरीत होता है। तो इसको हम माइनस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं भाई, माइनस बी ए मान सकते हैं, क्योंकि परिमाण में क्या है, परिमाण में क्या है, बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है। कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा भाई, टकराने के बाद ए और बी अलग अलग हो जाएंगी या साथ साथ भी चल सकती है। तो इनके वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों द्रव्यमान तो सेम रहेगा, यहाँ पर भी टक्कर के दौरान भी द्रव्यमान सेम रहेगा, टक्कर के बाद भी द्रव्यमान सेम रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो क्या है, यहाँ पर है, कांस्टेंट है, नियतांक है। अब देखो ये ए है और ये बी है। इसका वेग क्या हो गया, इसका वेग अंतिम वेग यानी बाद का जो वेग है ये ए हमारा, इसका वेग वी ए मान लेते हैं और इसका वेग क्या मान लेते हैं, वी बी मान लेते हैं। ए का वेग क्या मान लेते हैं, वी ए मान लेते हैं और ए का क्या मान लेते हैं, वी बी मान लेते हैं। द्रव्यमान वही रहेगा एम ए और इसका द्रव्यमान एम बी रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा, एम बी रहेगा। अब देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है,
कि टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या रहेगा, नियत बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। उससे पहले हम एक चीज और परिभाषित करते हैं त्वरण को। देखो त्वरण क्या होता है हमारा, त्वरण होता है अंतिम वेग, त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग और बटा में समय अंतराल, यानी वेग परिवर्तन में लगा समय, वेग परिवर्तन में लगा समय, तो हम लिख सकते हैं समय अंतराल। आपको पता है ए जो होता है वो किसके बराबर होगा भाई, मान लो कि ए वस्तु का त्वरण की बात करें तो अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग और वेग परिवर्तन में लगा समय, ये अगर हम बात करें ए वस्तु के लिए, सॉरी हम यहाँ पर त्वरण को यूं लिख लेते हैं। पहले था हमारा अंतिम वेग वी ए हो गया और यहाँ पर यू ए था, और समय मान लिया हमने ए1, समय क्या मान लिया हमने, ए1 मान लिया ए वस्तु के लिए, और दूसरी के लिए त्वरण जो होगा इसको ए1 मान लेते हैं, ए2 मान लेते हैं। दूसरी वस्तु के लिए क्या हो जाएगा भाई, वी बी माइनस का यू यू बी और बटा में टी2, बटा में टी2। यहाँ पर देखिए समय का जो मान है वो तो दोनों में बराबर होगा, समय का मान क्या, वो दोनों बराबर होगा। बल क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। यहाँ पर हमने देखा एफ ए बी बराबर है किसके, माइनस एफ बी ए के बराबर है। यह भी हमने देखा पिछली स्लाइड के अंदर, क्या था, कहाँ गई भाई, यहाँ पर देखा हमने कि ये जो बल होते हैं वो परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए आप, एफ ए बी की वैल्यू रख दीजिए, एफ ए बी की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा एम ए, क्या आ जाएगा, एम ए, यानी ये ए वस्तु द्वारा बी पर बल लगाया जा रहा है, और ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारी, वी ए माइनस का यू ए, वी ए माइनस का यू ए, और समय हमने मान लिया यहाँ पर t1, और इधर क्या हो जाएगा अभी, माइनस एफ बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बी, क्या आ जाएगा भाई, एम बी द्रव्यमान हो गया, और ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस का यू बी, वी बी माइनस यू बी, और समय का मान यहाँ पर t2 मान लेते। देखिए जितने समय के लिए टक्कर हो रही है, जितने समय के अंदर जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो दोनों बॉल के लिए क्या हो रहा है हमारा, बराबर है। तो t1 और t2 तो यहाँ पर बराबर है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है। t1 बराबर क्या होगा आपका, t2 होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया भाई, हमारे पास बच गया एम ए, साथ में गुणा करके लिख देते हैं, एम ए वी ए माइनस में एम ए और यू ए, और इधर अगर हम गुणा करेंगे माइनस एम बी की तो ये आ जाएगा माइनस का एम बी वी बी, और ये क्या हो जाएगा प्लस में एम बी और यू बी। अब क्या करते हैं दोस्तों, u वाली जो राशि होती है उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं, u वाली राशि क्या लिख लेते हैं, एक तरफ, और v वाली हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो u वाली एक तरफ लिखेंगे तो इसको इस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये आ जाएगा एम ए यू ए, एम ए ये इधर आएगी प्लस हो गई, और ये प्लस में आ जाएगा एम बी यू बी, इधर आएगा तो इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये आ जाएगा एम ए वी ए, एम ए वी ए प्लस में क्या रह जाएगा भाई, एम बी और वी बी, एम बी और वी बी। इसका मतलब हुआ टक्कर से पूर्व का जो संवेग है, टक्कर से पूर्व का जो संवेग है दोनों बॉल का, वो टक्कर के बाद भी उतना ही बना रहता है जितना टक्कर से पूर्व था। इसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, क्या कहते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। उम्मीद आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने प्रयास किया आपको अच्छे से बताने की। तो दोबारा से आप इसको देख सकते हैं, दोबारा से आप इसको देख सकते हैं, क्या हमने बात करी है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से इसको हमने समझने का प्रयास किया है। क्या है कि दो बॉल है हमारे पास ए और बी,
इसका द्रव्यमान ma मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, mb मान लेते हैं। और टक्कर से पूर्व जो है इसका वेग ua है, इसका क्या है, ub है। और आपको पता है ua हमने ज्यादा लिया है ub से, इस कारण से टक्कर हो पाएगी। टक्कर के समय जो है ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिक्रिया स्वरूप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। और ये बल का मान जो है, ये बल का जो मान है परिमाण में बराबर होगा और दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। अगर ए वस्तु बी पर जो बल लगाती है उसको हम एफ ए बी लिख देते हैं, और बी द्वारा ए पर जो बल लगाया जाता है उसको क्या लिख देते हैं हम, माइनस का एफ बी ए। ये दोनों बल परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन दिशा में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जब टक्कर हो जाती है इनकी, तो ए का जो वेग है वो बी ए हो जाता है, द्रव्यमान तो वही रहेगा। बी का वेग बी बी मान लेते हैं और द्रव्यमान वही रहेगा। उसके बाद हम क्या परिभाषित किया, हमने त्वरण को परिभाषित किया। आपको पता है त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बटा वेग परिवर्तन में लगा समय। अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बटा में वेग परिवर्तन में लगा समय जो होता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, त्वरण के बराबर होता है। अब देखिए आगे, यहाँ पर हमने ए वस्तु के लिए ले लिया कि ए वस्तु का अंतिम वेग बी ए है, और ए वस्तु का प्रारंभिक वेग यू ए है, और वेग परिवर्तन में लगा समय कितना हमने ले लिया, t1 ले लिया। कितना ले लिया, t1। इसी प्रकार से बी के लिए हम बात करें तो अंतिम वेग vb है, प्रारंभिक वेग ub है, और वेग परिवर्तन में लगा समय हमने t2 ले लिया। क्योंकि टक्कर के दौरान समय अंतराल क्या है, समान है। समय अंतराल समान है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो दोनों वस्तुओं के लिए समान समय के लिए हो रहा है। तो क्या किया हमने, इन दोनों बलों को हमने क्या रख लिया, बराबर रख लिया। परिमाण में क्या रख लिया, बराबर, लेकिन दिशा में क्या रख लिया, विपरीत। इनकी वैल्यू रख करके जब हम सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमें ये प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो है एम ए यू ए जो है ये ए वस्तु का संवेग है, एम बी यू बी जो है वो बी वस्तु का संवेग है, और ये टक्कर के बाद ए वस्तु का संवेग है, ये टक्कर के बाद बी वस्तु का संवेग है। इसका मतलब टक्कर से पूर्व का जो संवेग है वो टक्कर के बाद के संवेग के क्या है, बराबर है। तो इसी को बोलते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं भाई, संवेग संरक्षण का नियम। अब एक अगला जो टॉपिक है वो है हमारा घर्षण। इसको हम अगले पीरियड के अंदर पढ़ेंगे, क्लास 3 के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।